अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज एक्टिवेशन ट्रीज़ को बनाएंगे कि एक्टिवेशन ट्री क्या होते हैं, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये एक वेरिएबल है x, इसको हमने डिक्लेयर किया, इसकी टाइप को हमने डिक्लेयर किया कि ये इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया ये है 5। तो ये इनफैक्ट एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। अमूमन होता ये है कि जब आप सोर्स कोड लिखते हैं तो सबसे पहले उसके टोकन्स बनते हैं। तो टोकन्स बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेक्सिकल एनालाइज़र की होती है कि वो टोकन्स बनाता है, उसकी फिर स्ट्रीमिंग होती है। तो यही चीज़ जब सिमेंटिक एनालाइज़र के पास जाती है तो आपके सोर्स कोड के अंदर लिखे हुए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। चूँकि इसमें सिमेंटिक्स होते हैं, इसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है कि एक आपका वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसकी खसूसियात हैं। तो एट्रीब्यूट्स भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो दो टाइप के होते हैं। एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होता है। तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट नोड है, या आप इसको कह देते हैं स्टार्टिंग का नॉन टर्मिनल है, और ये नॉन टर्मिनल है जिसके साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो होती हैं जो कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड से जो है वो वैल्यूज़ जो है वो ले लेता है, तो उसको सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में उससे काम उलट होता है। उसमें काम कैसे उलट होता है कि जो पेरेंट्स नोड की जो वैल्यू है वो अपने चाइल्ड नोड्स तक जा सकती हैं। इसकी मैंने एक टिपिकल एग्जांपल दी थी कि आपका जब विरासती हिस्सा आपको मिलता है, जैसे आपके फादर की जायदाद आपको मिलती है या आपके दादा की जायदाद आपको मिलती है, तो हम उसको कहते हैं विरासती हिस्सा। तो विरासती हिस्से को इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोलते हैं कि आपके आबाओ अजदाद से जो चीज़ आपको ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह हमारे पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि अपने ये पेरेंट है, पेरेंट नोड से जो वैल्यूज़ जो है वो चाइल्ड्स की तरफ आती हैं वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। लेकिन अगर ये चाइल्ड से वैल्यू पेरेंट की तरफ आए तो वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो इसमें भी फर्दर एक्सपेंशन होती है, रिडक्शन होती है। एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना, यानी कि नॉन टर्मिनल्स को हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ाते हैं और हमारे ये जो है हमारा ये जो ट्री होता है, डेरिवेशन ट्री, ये बढ़ता रहता है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब है कम करना। तो एक्सपेंशन जो होती है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है और रिडक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है। तो ये लास्ट टाइम हमने चीज़ें डिस्कस की थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी प्रोसेसिंग कंपाइलर किस तरीके से करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन ट्री क्या होता है, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्स कोड को देख लेते हैं। सोर्स कोड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो आपने सोर्स कोड आई डू होप के C या C++ लैंग्वेज में लिखा ही होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की स्किल्स का होना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, मेन का फंक्शन कॉल करते हैं, रिटर्न टाइप क्या होती है, इसके अलावा आप इसको किस तरीके से कॉल करते हैं। तो अगर ये चीज़ें सिंपल सी आपको पता है तो अब थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्स कोड को देख लेते हैं, क्योंकि सोर्स कोड से ही हमने एक्टिवेशन ट्री बनाना होता है। ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स। तो जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम एक पीस ऑफ कोड की बात करेंगे। ए प्रोसीजर डिफाइन इज़ अ डिक्लेरेशन। तो जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो बेसिकली एक हमारा प्रोसीजर कहलाता है। दैट
in its simplest form, associate an identifier, procedure name and a statement body of the procedure. जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसकी बॉडी को डिक्लेयर करते हैं, बॉडी के अंदर जाके हम उसके प्रोसीजर को लिखते हैं कि किस तरीके से ये एक्ट करेगा, किस तरीके से ये काम करेगा, तो हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं. Each execution of the procedure is referred to as an activation of the procedure. तो जैसे जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हमने एक्टिवेशन का नाम दे दिया है. एक्टिवेशन का मतलब है कि किसी को एक्टिव करना, किसी को जगाना, उस मीनिंग में आता है. लाइफ टाइम ऑफ एन एक्टिवेशन इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर. तो लाइफ टाइम का मतलब है कि वो कितनी देर तक चलेगा. तो ये डिपेंड करेगा कि उसके फंक्शन के अंदर कितने कोड की लाइंस लिखी हुई हैं और वह कहाँ पर एंड हो रही हैं. इफ़ ए एंड बी द टू प्रोसीजर्स, अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ए प्रोसीजर है. ए प्रोसीजर का मतलब है कि एक फंक्शन है हमारे पास और एक बी फंक्शन है. तो इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, इसकी एक बॉडी हमने डिफ़ाइन की हुई है. देन देयर एक्टिवेशन विल बी नॉन ओवरलैपिंग. तो किस तरीके से हमने सोर्स कोड को लिखना है कि ए और बी ओवरलैप ना कर रहे हों, पैरेलल ना चल रहे हों. व्हेन वन इज़ कॉल्ड आफ्टर अदर और नेस्टेड प्रोसीजर्स, ए प्रोसीजर इज़ रिकर्सिव इफ़ अ न्यू एक्टिवेशन बिगन्स बिफोर एन अर्लियर एक्टिवेशन ऑफ द सेम प्रोसीजर हैज़ एंडेड. तो होना ये चाहिए कि जितने भी प्रोसीजर्स हों, वो पहला प्रोसीजर अगर क्लोज़ होता है तो क्लोज़ होने के बाद दूसरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए. दोनों पैरेलल प्रोसीजर्स आप रन नहीं कर सकते. तो एक्टिवेशन ट्री क्या हो गया? एन एक्टिवेशन ट्री शोज़ द वे कंट्रोल एंटर्स एंड लीव द एक्टिवेशन. तो वर्ड यहाँ पर एक्टिवेशन का है कि जी एक हमारे पास एक ट्री है जो कि हमें बताता है कि ये जो कंपाइलर का कंट्रोल है वो किस तरीके से होगा, कहाँ से एक्टिवेशन होगी, कहाँ पर हमारे प्रोसीजर्स जो है वो क्लोज़ होंगे. तो इसकी हम एक टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं. ये अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये हमारे पास एक सोर्स कोड है. सोर्स कोड ये सी में लिखा हुआ है या आप इसको C++ में भी कह सकते हैं. तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है. तो मेन फंक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर कहलाया है. कैसे प्रोसीजर कहलाया है? क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये उसकी बॉडी है. तो ये जब यहाँ से यहाँ तक बॉडी आती है तो ये बेसिकली इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसका प्रोसीजर डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या करेगा. अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये प्रोसीजर हो गया. इस प्रोसीजर के अंदर फर्दर प्रोसीजर्स हैं. जैसे ये एक बिल्ट इन फंक्शन है रीड अरे का. तो ये रीड अरे जो है वो इनफैक्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी में डिफ़ाइन हुआ है. इसका काम है कि किसी भी अरे के अंदर वैल्यूज़ को रीड करना. आल्दो कि यहाँ पर आपको इसकी बॉडी डिफ़ाइन नहीं हो रही. तो बॉडी क्या होती है? जैसे ये मेन की बॉडी है, ये यहाँ से ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, यहाँ पर क्लोज़ होती है, तो ये बॉडी कहलाती है. चूँकि ये यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन हो तो फिर हमें ये बॉडी डिफ़ाइन करनी पड़ती है. अब चूँकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो इसकी बॉडी डिफ़ाइन नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी तो आपके कंप्यूटर में जो C++ की लाइब्रेरी है उसमें डिफ़ाइन है. तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इसके नेम को देख के लाइब्रेरी में जाके इसकी बॉडी को पढ़ता है कि इस बॉडी में क्या लिखा हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये प्रोसीजर हो गया और इस प्रोसीजर के अंदर दो और प्रोसीजर्स हो गए. जैसे ये हमारे पास रीड अरे का प्रोसीजर है, एक हमारे पास क्विक सॉर्ट का प्रोसीजर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेरेंट नोड बन गया, ये उसके चाइल्ड नोड बन गए. तो अगर हम यहाँ पर अपने एक्टिवेशन ट्री को देखें तो जो हमारा कंपाइलर है तो वो एक्टिवेशन ट्री किस तरीके से बनाएगा? वो डिफरेंट नोड्स के थ्रू बनाएगा. नोड्स किस तरीके से होंगे? जब भी वो नोड बनाएगा तो वो मेन के फंक्शन से करवाएगा, क्योंकि C या C++ की जो प्रोग्रामिंग होती है या जावा की प्रोग्रामिंग होती है
वो हमेशा मेन के फंक्शन के साथ ही एग्जीक्यूट होती है, और अगर आपने मेन का फंक्शन डिफ़ाइन नहीं किया तो फिर आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो हमारा ये जो रूट नोड होता है वो हमेशा हमारा जो है वो मेन फंक्शन होता है, क्योंकि यहीं से एक्टिवेशन होती है। तो अब यहाँ पर जो मैंने पीछे टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं। एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है प्रोसीजर का, और एक वर्ड मैंने एक्टिवेशन का इस्तेमाल किया है। तो पहला नोड हमारे पास मेन हो गया। मेन के प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से फर्दर प्रोसीजर्स हैं, रीड अरे का प्रोसीजर है और क्विक सॉर्ट का प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जब हमने इसको रन करना है तो इसको रन करने से पहले हमें मेन को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसीजर को रन करने के लिए यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो मेन की है। तो मेन की एक्टिवेशन होगी तो उसके सब प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, वो जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्विक सॉर्ट जो है वो उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जैसे अगर हम इस क्विक सॉर्ट को देखें तो इसकी बॉडी यहाँ पर डिफ़ाइन हुई हुई है। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास फॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर्मल इसको कह देते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं हमारे पास। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम वेरिएबल का नाम सिर्फ उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता, तो उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस क्विक सॉर्ट को, तो ये को हमारा क्विक सॉर्ट है, इसकी बॉडी डिफ़ाइन हुई है यहाँ पर। ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। तो एक ये भी प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर के अंदर फर्दर दो और प्रोसीजर्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी बिल्ट इन प्रोसीजर्स हैं, आल्दो कि यहाँ पर उन्होंने इसकी बॉडी डिफ़ाइन नहीं की हुई, क्योंकि क्विक सॉर्ट जो है वो एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि लाइब्रेरी में डिफ़ाइन हुआ है। तो ये कंपाइलर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसकी बॉडी जो है वो वहाँ जाके सर्च आउट करता है लाइब्रेरी में और देखता है कि इसमें क्या फंक्शनैलिटी है, वो उस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक प्रोसीजर है, उसके अंदर भी फर्दर दो प्रोसीजर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जैसे ये है पार्टीशन, ये पार्टीशन का एक फंक्शन है। तो पार्टीशन का भी एक जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, तो वो इसका चाइल्ड बन गया। फिर हमारे पास ये क्विक सॉर्ट का ये हमारी फॉर्मल जो है पैरामीटर्स हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स में ये यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, i-1 ये पॉइंटर है, i-1 किया तो ये 4 आ गया। और इसी तरीके से क्विक सॉर्ट का है i+1 पे क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, और n वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से हमारा पॉइंटर भी आगे आइटरेट करता जाएगा और इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो कहने का पर्पज़ ये है कि एक्टिवेशन ट्रीज़ जो होती हैं वो इनफैक्ट आपका जो कंपाइलर बना रहा होता है वो किस तरीके से बना रहा होता है कि आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर्स को वो नोड बना रहा होता है, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर प्रोसीजर डिफ़ाइन हुए होते हैं वो उसके चाइल्ड नोड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक्टिवेशन ट्रीज़ जो हैं वो बनाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो मैंने कहा था कि अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिवेशन ट्रीज़। तो एक्टिवेशन ट्रीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ईच नोड रिप्रेजेंट एन एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोसीजर। तो ये दो वर्ड आ गए, एक एक्टिवेशन का आ गया, एक प्रोसीजर का आ गया। तो हर नोड जो है वो एक प्रोसीजर को कहलाता है, और एक्टिवेशन का मतलब ये है कि इसको इन्वोक करना, इसको एक्टिवेट करना, क्योंकि ये एक्शन से एक्टिवेशन है। तो जब हम इसको चलाते हैं तो वो एक्टिवेशन कहलाएगा, और ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसीजर कहलाएगा कि जी इस प्रोसीजर का मतलब ये है कि इसने क्या काम करना है। जैसे रीड अरे ने एक अरे में जो पड़ी हुई वैल्यूज़ हैं उसको रीड करना है, तो ये उसका कंप्लीट प्रोसीजर है।
तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारे पास, ईच नोड रिप्रेजेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ए प्रोसीजर। तो हर इस ट्री का हर नोड जो है वो प्रोसीजर कहलाएगा और उस प्रोसीजर को हम वहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। द रूट शोज़ द एक्टिवेशन ऑफ द मेन फंक्शन। तो जब भी इसका रूट नोड आएगा तो वो कौन से फंक्शन से स्टार्ट करेगा, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। The node for the procedure X is parents of the node of the procedure Y if and only if the control flows from procedure X to procedure Y। तो यहाँ पर ये वही बात की हुई है कि आपने ये हमारे पास X है, सपोज दैट कि ये हमारे पास X है और ये Y है। तो सबसे पहले हम X को एक्टिवेट करेंगे तो Y तक पहुँचेंगे। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हम डायरेक्टली रीड अरे को एक्टिवेट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम पार्टीशन 1 और n वाला जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसकी एक्टिवेशन ज़रूरी है, और अगर इसको एक्टिवेट करना है तो फिर हमें मेन के फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस हायरार्की से आपका जो कंपाइलर है वो आपके कोड को रन करता है। तो एक्टिवेशन ट्रीज़ हेल्प करता है कि आपके कोड को किस तरीके से रन किया जाए, आपका कंट्रोल इस वक्त किस तरीके से है, कहाँ पर है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन आई से इसको रीड करते हैं, ब्रेन से प्रोसेस करते हैं, तो वो ये बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को तो अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन कंप्यूटर इस तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कंप्यूटर तो 1 बाई 1 लाइन 1 बाई 1 करके जो है वो रीड करता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैं पहले भी दे चुका हूँ। फर्स्ट मेन फंक्शन एज रूट, देन मेन कॉल्स रीड अरे एंड क्विक सॉर्ट। तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन जो है वो कॉल होगा एज ए रूट, और फिर उसके फर्दर प्रोसीजर्स जो हैं वो कॉल होंगे, जैसे रीड अरे है और क्विक सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट इन टर्न्स कॉल्स पार्टीशंस एंड क्विक सॉर्ट अगेन। तो अगर आपने डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में या डाटा स्ट्रक्चर में आपने क्विक सॉर्ट देखा है, तो वो क्विक सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, ये आपकी जो अरे होती है उसकी डिफरेंट पार्टीशनिंग करता है, पार्टीशन करने के बाद फिर उसको सॉर्ट करता है। तो क्विक सॉर्ट की पार्टीशनिंग और बार बार इसको कॉल किया जाता है ताकि वो इस अरे को सॉर्ट कर दे। द फ्लो ऑफ द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम कॉरस्पॉन्डेंट्स टू द डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ एक्टिवेशन ट्री विच स्टार्ट्स एट द रूट। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपके पास आ गया, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। डेप्थ का मतलब है कि आपने गहराई में जाना है पहले, उसके बाद फिर आपने उसको सर्च करना है। जैसे हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक ब्रेथ फर्स्ट होती है और एक डेप्थ फर्स्ट होती है। तो डेप्थ फर्स्ट क्या होती है, डेप्थ फर्स्ट में हम सबसे पहले नीचे आते हैं, फिर अगर इसका नोड अगर नीचे होता तो फिर हम नीचे वाले में आते, फिर इस तरीके से नीचे आते, तो इसको डेप्थ फर्स्ट कहते हैं। लेकिन अगर ब्रेथ फर्स्ट हो तो पहले हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर, फिर ब्रेथ फर्स्ट, पहले हम ब्रेथ में जाएंगे। तो ये आई डू होप कि आपने डाटा स्ट्रक्चर में डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट की टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। तो अब आते हैं जी कि जब आप एक्टिवेशन ट्री बनाते हैं तो बैकएंड पे मेमोरी किस तरीके से इस्तेमाल होती है और कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। जैसे ये आपके पास स्टैक है, जैसे बुक्स का स्टैक होता है, एक बुक पड़ी है, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक है, फिर तीसरी बुक है, और इस तरीके से ये जो डाटा स्ट्रक्चर है वो काम करता है। तो जब हम एक्टिवेशन ट्री की बात करेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा उसको हम देख लेते हैं। Control stack or runtime stack is used to keep the track of the live procedure activation, that is the procedures whose execution have not been completed.
द प्रोसीजर नेम इज़ पुश्ड ऑन द stack when it is called, the activation begins and it is popped when it returns, activation ends। यहाँ पर दो फंक्शंस का नाम लिया हुआ है, एक पुश का नाम लिया हुआ है, एक पॉप का नाम लिया हुआ है। तो अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो दो ऑपरेशंस होते हैं। पुश का मतलब है कि उसमें ऐड कर दो, पॉप का मतलब है उसमें से निकाल दो। तो चूँकि हम एक्टिवेशन ट्री के लिए हम क्या करते हैं, हम ज़ाहिर है कंप्यूटर ने जब एक चीज़ को प्रोसेस करना है, आपके कंपाइलर ने किसी कोड का एक्टिवेशन ट्री बनाना है और उसको प्रोसेस करना है, तो उसको किसी न किसी डाटा स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, किसी मेमोरी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो जिस मेमोरी फॉर्मेट में हम रखेंगे उसको हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में फर्दर दो ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन जो होता है वो पुश का होता है कि उसमें ऐड कर दो, पॉप का मतलब है होता है उसमें से निकाल दो। तो जब आप एक प्रोसीजर को जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको डाटा हमारा जो स्टैक है उसमें हम एंटर कर देते हैं, और जब तक प्रोसीजर एंड नहीं हो जाता वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में रहता है, और जब वो एंड हो जाता है फिर उसको पॉप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। Information needed by a single execution of a procedure is managed using an activation record or frame. When a procedure is called, an activation record is pushed into the stack. तो जब हमें किसी प्रोसीजर को रन करना होता है, तो उस प्रोसीजर को रन करने के लिए जो हमें रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, जिस कोड की ज़रूरत होती है, उस कोड को हम क्या करते हैं, स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। एंड एज सुन एज द कंट्रोल रिटर्न्स द कॉलर फंक्शन, द एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज़ पॉप्ड। तो जब हम इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो फिर हम अपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से ये हम पॉप कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि उसके अंदर जगह बन जाए दूसरे प्रोसीजर की। तो यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल की मदद से बताया हुआ है कि ये एक मेन का प्रोसीजर है, और मेन के प्रोसीजर की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो मेन के अंदर डिफरेंट हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हुए हैं, उसके अंदर एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है ए। तो अब बैकएंड पे मेमोरी में क्या होगा, बिफोर गोइंग टू ए एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन इज़ क्रिएटेड व्हेन ए इज़ कॉल्ड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ ए इज़ क्रिएटेड। तो अगर हमने ए जो है ये एक हमारा प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर उस वक़्त तक रन नहीं होगा जब तक हमारा मेन का फंक्शन कॉल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस प्रोसीजर को रन करना है तो मेन के प्रोसीजर की वो तमाम चीज़ें जो ए को ज़रूरत है वो क्या किया जाएगा, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लोड कर दिया जाएगा। क्यों लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने ए फंक्शन को या ए प्रोसीजर को जो है वो रन करना है। अब एक फंक्शन के अंदर फर्दर एक प्रोसीजर है जिसका नाम है बी, और अगर हमने बी को एक्टिवेट करना है तो फिर क्या करेंगे, हम ए की वो तमाम चीज़ें एक्टिवेट करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो बी को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत होती हैं, क्योंकि मेन का जो चाइल्ड है वो ए है और ए का जो चाइल्ड है वो बी है। बिफोर गोइंग टू बी एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन एंड ए इन द स्टैक। तो इस स्टैक में फिर दो किस्म के रिकॉर्ड्स आ गए, एक ए का रिकॉर्ड आ गया, एक बी का रिकॉर्ड आ गया। ए का रिकॉर्ड वो होगा जो बी को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत होती है, तो बी को रन किया जाएगा। तो फिर फर्दर स्टेज में बिफोर गोइंग टू द सी एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन एंड बी इज़ पुश्ड इन द स्टैक। अब यहाँ पर दो वर्ड्स इस्तेमाल हो गए, यहाँ पर ए का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर मेन और बी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर हमने सी को एक्टिवेट करना है
तो हमें बी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो बी की कुछ फाइल्स जो होती हैं या रिकॉर्ड होता है जो हमें ज़रूरत होती है सी को एक्टिवेट करने के लिए, और सी को एक्टिवेट करने के लिए हमें मेन की भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो जब हमें मेन की चीज़ें चाहिए होंगी तो वो ऑब्वियसली वो फिर इस स्टैक में जो है वो लोड हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो हर फंक्शन के अंदर मेन की हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मेन की उन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि ए की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बी को देखें तो बी में हमें उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि ए के अंदर हैं और मेन के अंदर हैं, और ज़रूरत है उनको बी को एक्टिवेट करने के लिए। तो इस तरीके से हम एक्टिवेशन ट्री जो है वो हम फॉर्म करेंगे। हमारे पास स्टोरेज की एलोकेशन के लिए भी डिफरेंट हमारे पास मेमोरी की एलोकेशंस होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? रन टाइम इन्वायरमेंट मैनेजेस रन टाइम मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग एंटिटीज़। तो रन टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन हो तो उसको रन टाइम बोलते हैं। और रन टाइम इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? कि ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा हमारे पास जो है वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमने उस कोड को रन करना होता है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है हमारा कोड, एक है वर्ड है प्रोसीजर, और एक है वेरिएबल। कोड, it is known as the text part of a program that does not change at runtime. Its memory requirements are known at the compile time. तो हमारे पास कोड के अंदर कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि नोन होते हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि ये चेंज नहीं हो सकते। अब यहाँ पर अगर हम कोड को देखें तो कोड के इस वक्त दो पार्ट्स हैं। कोड का वो पार्ट है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते, जैसे हम मेन का फंक्शन है, इसके वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है या उसके बैकएंड पे जो मेमोरी है वो पहले से एलोकेट कर दी जाएगी, क्योंकि जो है वो चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इंट n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हम मेमोरी पहले से एलोकेट नहीं करेंगे, जबकि मेन के लिए पहले से एलोकेट कर देंगे। प्रोसीजर्स, their text part is static but they are called in a random manners. That's why stack storage is used to manage the procedure calls and activation. अब प्रोसीजर के अंदर कुछ ऐसा भी पार्ट है जो स्टैटिक है। स्टैटिक कौन से हैं? स्टैटिक फॉर एग्जांपल अगर हम इंट फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टैटिक है, मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसको अलहदा से जो है वो हम ट्रीट करेंगे, और इस प्रोसीजर को हम देयर टेक्स्ट पार्ट इज स्टैटिक बट दे आर कॉल्ड इन अ रैंडम मैनर, और इसको रैंडमली जो है वो हम कॉल करते हैं। दैट्स वाई स्टैक स्टोरेज इज़ यूज टू मैनेज द प्रोसीजर कॉल्स एंड एक्टिवेशन। तो ये बताया हुआ है कि स्टैक इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। Variables are known at the runtime only unless they are global or constant. Heap memory allocation scheme is used for managing allocation and deallocation of the memory of the variables in runtime. अब हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जब हम उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो इनफैक्ट रन टाइम पे हमें पता लगता है, कंपाइल टाइम पे नहीं पता लगता। क्यों पता लगता है? क्योंकि हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ हमारे पास लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स भी होते हैं, और इन्हीं वेरिएबल्स में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये कंपाइल टाइम पर तो सिर्फ सिंटेक्स चेक होता है, लेकिन जब वो रन टाइम पे जाते हैं तो रन टाइम में फिर उसकी एलोकेशन डिफरेंट वे में की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर
कि इसकी मेमोरी की एलोकेशन जो है वो किस तरीके से हो रही है, स्टैक की एलोकेशन, हीप क्या होती है, पैरामीटर किस तरीके से हम पास करते हैं, और इसके अलावा सिंबल टेबल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।